हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। करंट अफेयर बेस्ड जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपन अप्रैल मंथ 2020 के एपिसोड नंबर 7 की बात करेंगे, जिसमें अप्रैल मंथ से आए हुए करंट अफेयर्स में से इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस पिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2020 रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? ग्रिड 2020 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? सोचिए, आप जवाब दीजिए इसका। इसका आंसर है बी, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ये जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2020 है, ये रिलीज़ की गई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा। और ये जो सेंटर है, ये नॉर्वे की एक रिफ्यूजी काउंसिल है, नॉर्वेयन रिफ्यूजी काउंसिल, उसका एक पार्ट है। तो दैट मीन्स ये जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है, ये नॉर्वे बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन हो गया। ओके, आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकोंग रिवर कौन कौन से कंट्रीज से होती हुई फ्लो करती है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन तीनों को कंसिडर करना। अपने को बताना है कि मैकोंग रिवर कौन कौन से कंट्रीज से फ्लो होती है। क्या इन तीनों से होती है, या फिर कंबोडिया या वियतनाम से ही होती है, या फिर लाओस और वियतनाम से होती है, या फिर लाओस और कंबोडिया से होती है? पोज करके आराम से सोच लीजिए आप इसका आंसर। इसका आंसर है ए, इन तीनों कंट्रीज से होती हुई फ्लो होती है। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं कि मैकोंग रिवर का जो एक तरीके से पूरा ट्रैक है वो क्या है। चाइना से ओरिजिन होती है, फिर उसके बाद में ये म्यांमार और लाओस के बीच में बॉर्डर बनाती है, फिर उसके बाद में थाईलैंड और लाओस के बीच में बॉर्डर बनाती है, फिर लाओस में एंटर होने के बाद में फिर ये एंटर हो जाती है कंबोडिया में। कंबोडिया में एंटर होने के बाद में लाओस से होती हुई कंबोडिया, कंबोडिया के बाद में फिर वियतनाम से होती हुई ये साउथ चाइना सी के अंदर पानी अपना डाल देती है मैकोंग रिवर। ठीक है, तो गंगा मैकोंग रिवर एक पैक्ट एग्रीमेंट भी आता है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी अपना जो पॉइंट था वो अपन ने डिस्कस किया कि मैकोंग रिवर कौन कौन से कंट्रीज़ में जो गिवन है उनमें फ्लो होती है। तो टोटल अपन काउंटिंग करें कंट्रीज़ कौन कौन से हो गए, तो इसका मतलब चाइना, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया, इस तरीके से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हो गए। इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट होती है, स्पेशल 300 301 रिपोर्ट, ये न्यूज़ में रहती है। तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है? क्या ये यूके से है, या यूएसए से है, या ब्राज़ील से है, या फिर चाइना से? पॉज करके सोचिए इसका आंसर। इसका आंसर है यूएसए। बेसिकली होता क्या है, यूएसए पेटेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहता है कि पेटेंट कोई भी अभी क्या है, कोविड-19 का आउटब्रेक हो रहा है, तो उस वजह से क्या होता है कि अभी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर रिसर्च चल रही है कि कैसे भी करके नया वैक्सीन या फिर कुछ भी नई ड्रग डेवलप कर ले, जिससे कि क्योर अपन दे सके जो भी कोविड-19 के इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं। तो इस वजह से अभी क्या रिसर्च हो रही है, और इंडिया जो है वो हमेशा एक चीज़ पर रिलाई करता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत गरीब है, इस वजह से हमारे यहाँ पर हम ज़्यादा महंगी दवाइयाँ नहीं बेच सकते। तो उस केस में क्या करना पड़ता है इंडिया को, जेनेरिक ड्रग्स डेवलप करते हैं इंडिया में। ठीक है, जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं कि मान लो एक कंपनी ने एक सब्सटेंस से दवाई बनाई ए, इस ए सब्सटेंस को इंडिया वाले लेंगे, पिक करेंगे, और फिर उसके बाद में इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके या फिर इसका कॉम्पोजिशन देख करके फिर उसमें माइनर सा चेंज करके कि कैसे भी करके इस दवाई को सस्ती बनाई जा सके, तो उसको फिर उसकी प्राइस कंट्रोल करके फिर मार्केट में उतारते। तो इस तरीके से ये होगी जेनेरिक। अब ये जो कंडीशन है, ये गवर्नमेंट के अप्रूवल से अगर हो, जैसे मान लो ये पेटेंट हुई ए दवाई थी, तो इसका अगर पेटेंट होया हुआ है तो गवर्नमेंट ने अगर अप्रूवल दे दिया कि भाई आप कर सकते हो, पर आपको कुछ रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं क्या, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ठीक है, तो ये तो अपन ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की। बेसिकली अपन बात कर रहे थे रिपोर्ट 301। ये यूएस का एक डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है। ये इस रिपोर्ट में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि यूएसए की जो कंपनीज या प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक तरीके से फॉलो करते हैं और अपनी रिसर्च के बेस के ऊपर नई नई सब्सटेंस लेके आते हैं, उन राइट्स को या पेटेंट्स को कौन
कौन सा कंट्री अबाइड नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया, क्योंकि इंडिया जेनेरिक दवाइयों पे ज़्यादा रिलाई करता है, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज़ पुअर, ओके, दैट्स वाई। ये जो ट्रेड रिपोर्ट है, ये जो सेक्शन 301 है, ये मतलब रिपोर्ट है, ये सेक्शन 301 है यूएसए के अंदर, ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के अंडर में ये रिपोर्ट डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज़ की एक लिस्ट होती है। प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज़ जो होते हैं जो इनएडिक्वेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को रखते हैं, इनएडिक्वेट, जैसे इंडिया का नाम इसमें बार बार आता रहता है। इस रिपोर्ट में एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट होती है और एक होती है वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड, और वॉच लिस्ट में मतलब एक ट्रैकिंग करते हैं कि किसी कंट्री पे डाउट हो यूएस को कि हाँ यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्पेशल 301 रिपोर्ट यूएसए से रिलेटेड है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट, वो इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। पर्पज़ क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने के लिए, या कैसे भी करके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको ट्रैक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक के संबंध में। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर 21 मेंबर इकोनॉमीज इन पैसिफिक रिम। पैसिफिक रिम, ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 21 मेंबर्स, ओके। सेकंड स्टेटमेंट इज, रीजन फॉर इंडियाज नॉन इंक्लूजन इन एपेक इज द एक्स्ट्रा रीजनल स्टेटस। इंडिया का इसमें इंक्लूजन नहीं होने की वजह क्या एक्स्ट्रा रीजनल स्टेटस है। और थर्ड स्टेटमेंट है, क्या इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। आप पोज करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं अपन। देखिए इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, जो पैसिफिक रिम है वहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो है, जैसे पैसिफिक को आप देखोगे इस तरीके से लोकेटेड है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर एशिया की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया, ये वाले जो कंट्रीज़ है वो सारे के सारे कंट्रीज इसके मैक्सिमम मेंबर्स हैं, ओके। सारे नहीं, मतलब ज़्यादातर 21, तो 21 मेंबर्स इसकी जो भी हैं वो पैसिफिक रिम के हैं। नंबर 1, इंडिया का इसमें मेंबरशिप नहीं होने की वजह यही है कि इंडिया की बॉर्डर जो है वो पैसिफिक से नहीं लगती, पैसिफिक से इंडिया की बॉर्डर नहीं लगती, इसलिए क्या है, एक्स्ट्रा रीजनल स्टेटस हो जाता है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इस तरीके से आंसर इज सी, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल में अगर जानने की कोशिश करें एपेक के बारे में, तो एपेक के बारे में जो अपने अभी तक डिस्कस किया है वो मोर देन एनफ इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन अभी। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एल्जाइमर इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट से एल्जाइमर रिलेटेड है, किस पार्ट से रिलेटेड है बताइए। ब्रेन से, लंग्स से, लिवर से, या फिर हार्ट से। इसका आंसर है ब्रेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिसेंटली एच कार्ड करके एक नाम न्यूज़ में था, वो क्या है? क्या वो एक रोबोट है? क्या वो वैक्सीन है टीबी के लिए? या क्या वो एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जो नासा के द्वारा डेवलप किया गया है और अभी बताया गया है कि हमने ये डेवलप किया है, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट? या फिर एक प्रोजेक्ट है जो कि एक मिशन है जिसके अंडर में अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम है, कोई भी एस्ट्रॉयड हिट से बचाने के लिए? तो आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, ओके। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये एक प्रकार का रोबोट है जो असिस्ट करता है जो भी अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ वॉरियर्स हैं कोविड-19 के अगेंस्ट में। मतलब एक रोबोट है जो कोविड-19 से फाइट करने वाले जो अपने हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ वॉरियर्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए। और ये डेवलप किया गया है दुर्गापुर बेस्ड CSIR लैब में, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। कौन सा? CMERI, ओके। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एच कार्ड इज बीइंग डेवलप्ड बाय CSIR, ओके। ये एक रोबोट है जो फ्रंट लाइन जितने भी वर्कर्स हैं उनकी फाइट को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। अपने को फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है
ओजोन गैस अकर्स बोथ इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ओजोन गैस जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर दोनों में मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि सितंबर 16 जो है हर साल में वो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स में कौन से सही है कौन से गलत है ये बताना अपने को। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर हो जाता है सी। ओके, अब इसके बारे में अपन थोड़ी डिटेल गेन करते हैं। September 16 every year is marked as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. दूसरी चीज़, World Ozone Day is a reminder to the people on the important role ozone plays in our atmosphere। मतलब ओजोन लेयर जो अपने एटमॉस्फेयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि अपने को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से अपने अर्थ की तरफ, तो उनसे अर्थ की जो लाइफ है उसको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, वहीं पर ट्रैप करके, वहीं पर रोक के। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। तो बेसिकली हुआ क्या, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि नॉर्दर्न जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर ओजोन में अभी तक का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट होल ऑब्जर्व किया गया। वो कुछ दिनों के लिए ओपन हुआ और फिर उसके बाद में वो अभी क्लोज हो गया, इसलिए ये ओजोन लेयर वाला न्यूज़ में था। और हाँ, 16 सितंबर को ये ओजोन डे की तरह ओजोन प्रिजर्वेशन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। और ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर दैट मीन्स अपना क्षोभ मंडल, इन दोनों पे हो सकती है, दोनों स्फीयर्स में होती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखना है, स्टेटमेंट्स को देखना है और अपने को देखना है कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ पोलर वॉर्टेक्स इज अ लो प्रेशर एरिया। पोलर वॉर्टेक्स है वो एक लो प्रेशर एरिया होता है। सेकंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग विंटर्स द पोलर वॉर्टेक्स एट द नॉर्दर्न पोल एक्सपेंड्स। नॉर्दर्न पोल में एक्सपेंड करता है और कोल्ड एयर सेंड करता है साउथवर्ड्स। मतलब अगर ये अपन अर्थ माने तो इस वाले रीजन के अंदर वॉर्टेक्स जो है वो डेवलप होता है, वो एक लो प्रेशर एरिया है और साथ में जैसे ही विंटर्स आती है तो और ज़्यादा स्प्रेड होकर के साउथ में हवाएं स्प्रेड करता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, आपने को यहाँ पे गलत जवाब देना है। तो बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि वॉर्टेक्स होते क्या हैं। ये एक विल्डिंग कोन होते हैं, लो प्रेशर, जो लो प्रेशर विल्डिंग कोन, मतलब विल्डिंग का मतलब क्या होता है, विल्ड करते हैं यूँ इस तरीके से यूँ विल्डिंग होते हैं जो हाइट पे जाते हैं इस तरीके से। लो प्रेशर हो तो हवा एक यहाँ पे आएगी और ऊपर की तरफ उठेगी। ये विल्डिंग मतलब एक तरीके से सर्कल फॉर्म के अंदर ये ऊपर उठता है। ड्यूरिंग विंटर्स ये पोलर वॉर्टेक्स जो होते हैं नॉर्दर्न पोल में ये एक्सपेंड करते हैं और साउथ वर्ड क्या करते हैं, कोल्ड एयर को सेंड करते हैं। इस वजह से विंटर्स में कोल्ड एयर चलती है। और अपन जब हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं या आप यूएसए गए हो कभी या फिर यूरोप में गए हो विंटर्स के टाइम पे, तो वहाँ पे क्या होती है, स्नोफॉल जो होता है उसकी वजह यही होती है और ठंड ज़्यादा पड़ने भी की वजह भी यही होती है। ठीक है, ये जो पोलर वॉर्टेक्स होते हैं ये स्ट्रेटोस्फेयर में स्पिन करते हैं। इनकी हाइट मैंने बताया विल्डिंग है, तो ये वाला पोर्शन कहाँ पे आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर में, और नीचे पोर्शन किस में आ जाएगा, ट्रोपोस्फेयर में। ओके, इसकी अगर अपन थोड़ी और बात करें तो ये जो पोलर वॉर्टेक्स होते हैं ये एक परसिस्टेंट लार्ज स्केल अपर लेवल साइक्लोन होते हैं जो कि अर्थ पोल पे लोकेटेड होते हैं। परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली बने रहते हैं, दूसरा लार्ज स्केल बहुत बड़ी एरिया को ये कवर करते हैं और पोल्स पे हमेशा बने रहते हैं, ऑलवेज बने रहते हैं। समर्स में ये थोड़े वीक हो जाते हैं, विंटर्स में ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, कई बार विंटर्स में क्या होता है, इनका ब्रेक ऑफ हो जाता है। ब्रेक ऑफ का मतलब ये जो लो प्रेशर एरिया बीच में सेंटर में बना हुआ है, यहाँ से एयर की कंट्रोलिंग थोड़ी रुक जाती है या फिर कंट्रोल छूट जाता है, तो इस वजह से साउथवर्ड ठंडी हवाएं चलना शुरू होती है। इसलिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साइबेरियन रीजन में थोड़ी बहुत ठंड वहाँ पे ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे एसोसिएटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से, ओजोन डिप्लीशन से, या इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज से, या फिर इंटरनेशनल सी लॉज से। इसका आंसर आप दे सकते हैं एलिमिनेशन से, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो इसका आंसर है बी, ओजोन डिप्लीशन से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एक तरीके से क्या हुआ, ओजोन लेयर जब डिप्लीट होना शुरू हो गई थी तो वर्ल्ड के लीडर्स को एक टेंशन होना शुरू हो गई कि क्या किया जाए जिससे कि ओजोन की अपन प्रोटेक्शन कर सके, प्रिवेंट कर सके उसकी डिप्लीशन को, क्योंकि ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर पोर्शन में मैक्सिमम रिलाई करती है। ट्रोपोस्फेयर में भी होती है पर ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ मिलती है, वो मिलती है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो लगभग 100 मैन मेड केमिकल जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस डिक्लेयर किए गए, लगभग 100, ओके, उनको रोकने की बात की गई थी कि इनका प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसको अडॉप्ट किया गया था इस प्रोटोकॉल को 15 सितंबर 1987 को, और ये एक इकलौती ऐसी यूएन ट्रीटी है जो वर्ल्ड में हर एक कंट्री के द्वारा रेटिफाई की गई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि द प्रोटोकॉल इज़ टू डेट, आज तक की बात करें, ओनली यूएन ट्रीटी एवर दैट हैज़ बीन रेटिफाइड एवरी कंट्री ऑन द अर्थ, ऑल 197 यूएन मेंबर स्टेट्स, सबने मिलकर के, मतलब एक इकलौती ऐसी ट्रीटी है जिसको सबने रेटिफाई किया है। इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं उनको इक्वली बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये थी कि दोनों ग्रुप के कंट्रीज़ को एक टाइम टारगेट दे दिया जो कि बाइंडिंग था। आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम फिक्स करना पड़ेगा और उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपने टारगेट अचीव करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला, इक्वली बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है इक्वली? इक्वली का मतलब जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, ये क्या एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, और जबकि इंडिया, चाइना या फिर इनकी बात करिए अपने आप को कंसिडर करते हैं वीकर, तो इस वजह से इनको टारगेट जो मिले हैं यूएस के कंपैरिजन में, यूरोप के कंपैरिजन में, वो थोड़े मॉडरेट हैं और इनको टाइम रिलैक्सेशन भी ज़्यादा मिला है। जबकि जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए टारगेट थोड़े स्ट्रिंजेंट है और टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा शॉर्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वली बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको असिस्ट किया जाता है ओजोन सेक्रेटरीट के द्वारा, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, बेस्ड है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी, कीनिया, वहाँ से इसको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को स्टेटमेंट देखने हैं और करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे करेक्ट बोल रहा है, देखिए सीवीसी से रिलेटेड है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, क्योंकि अभी रिसेंटली चीफ विजिलेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने गलत से निकल गया, सॉरी। अब देखिए, इट इज़ द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड वाया एग्जीक्यूटिव। देखिए आप एक स्टेटमेंट, एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमेटी इन 1964। क्या ये एक ऐसी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि एपेक्स विजिलेंस, मतलब कंट्री के अंदर जो विजिलेंस का काम है वो इसके द्वारा टॉप लेवल पे किया जाता है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन बेस्ड हुई थी, जो कि एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से, ना कोई लॉ है ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, फिर भी ये बॉडी है। तो एग्जीक्यूटिव, क्या ये सही है या गलत, सोचिए आप। दूसरा, ये अपनी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है। अपने को करेक्ट आंसर ढूंढने हैं, क्या ऑप्शन 1 सही है केवल, या फिर केवल 2, या फिर दोनों, या फिर दोनों ही नहीं। सोच लिया आपने आंसर? इसका आंसर है सी, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ओके, अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये जो है सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर वाला ऑफिस, ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूट है जो कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया, जो कि 1964 में के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। उस टाइम पे ये एग्जीक्यूटिव था, बट 2003 में ये क्या बोला गया था क्वेश्चन में, एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई थी। अभी करंट स्टेटस क्या है इसका, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 2003 में एक लॉ के बेसिस पे बैकिंग दी गई थी। ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कराते हैं, और इसके मेंबरशिप की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी और इसके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर और होते हैं इनके साथ में, और इनका जो ड्यूरेशन होता है, टेन्योर जो होता है वो होता है 4 इयर्स
या तो 4 ईयर्स जब से अपॉइंटमेंट हुई है तब से, या फिर मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ देयर एज। तो इस तरीके से आज का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 7 यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रहेगी जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चंस बताए जाएंगे, और इन चीज़ों को जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और एक रैपिड आप रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू।